बाकी क्लास किधर है यार आपकी? तीन तीन चार चार बच्चे होते हैं आप। स्क्रीन शेयर हो रही है? चलो, कल कहाँ तक पढ़ा था बच्चे, याद है कुछ? यार ये फुल वेव और हाफ वेव तो उससे पहले पढ़ा था, आप मेरे ख्याल में मिस कर दिया है आपने कोई एक आध लेक्चर। ऐसे ना। हाँ जी, कल कौन कोई था कल वाले लेक्चर में से? कोई बच्चा प्रेजेंट हो यहाँ पे? हुसैन, मेरे ख्याल में हुसैन ने क्लास ली थी कल भी। हाँ भाई, है कोई आइडिया? मतलब अब आज सारे नए बच्चे हैं। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं यार। अच्छा, कल हम लोगों ने ना ट्रांजिस्टर को शुरू किया था, ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कल हमने। तो अब इसमें जो बेसिक थी वो कल मैंने आपको बता दी थी, कल जिन बच्चों ने क्लास ली थी। सर मेरा कल लास्ट में नेट इशू हो गया था। हुसैन असगर, हुसैन यार पहले तो क्लास ली थी ना आपने? अच्छा जी, ट्रांजिस्टर को डिस्कस कर रहे थे बेटा कल हम लोग ना। तो जहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ा था, मैं वहीं से इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो हाँ जी बेटा, ये पढ़ रहे थे हम लोग ना। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर तक कल हम लोगों ने सीख लिया था। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर से आगे आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? सो हाउ कैन वी यूज़ अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर? हम ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के तौर पे किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? मैंने कल भी आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर जो होता है बेसिकली ये टू वर्ड्स का मजमूआ है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या आता है, ट्रांसफार्म प्लस रजिस्टर। तो ट्रांसफार्म प्लस रेजिस्टर से मिलके हमारे पास ये ट्रांजिस्टर बना होता है, जिसमें हम लोग इसकी रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। ये दो तरह का होता है, दो तरह का मटेरियल होता है, पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर। कल ये मैंने आपको बताया था। अब ट्रांजिस्टर को हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसका एक पर्पज़ क्या है? एम्पलीफायर। ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब आपके जहन में एम्पलीफायर का कंसेप्ट एक ही है कि वो जो ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं, ठीक है ना? अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ उसी एम्पलीफायर में इस्तेमाल होता हो। ये आपके पास जो मतलब इनपुट को हम इनक्रीज़ कर देते हैं, आउटपुट को इनक्रीज़ करते हैं, तो ये वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो बेटा इसके अंदर इसके दो जंक्शन बनते हैं, ठीक है? एक ये जंक्शन बनता है विच इज़ कॉल्ड इमिटर बेस जंक्शन। इसको हम लोग नाम देते हैं ईबी जंक्शन या इमिटर बेस जंक्शन, जो भी आप इसको कहें, ठीक है ना, इमिटर बेस जंक्शन। और एक ये जंक्शन हमारे पास बनता है एज लाइक ये वाला, विच इज़ आल्सो कॉल्ड कलेक्टर बेस जंक्शन। तो एक हमारे पास क्या होता है, इमिटर बेस जंक्शन, और दूसरा क्या होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ये इमिटर बेस जंक्शन, ये कलेक्टर बेस जंक्शन। और एक बात याद रखें, इसमें ये जो जंक्शन होता है इमिटर बेस, ये ई बी का मतलब है इमिटर बेस, सी बी का मतलब है कलेक्टर बेस, ठीक है ना? तो बच्चे ये जो जंक्शन बनता है, ये इमिटर और बेस जंक्शन जो बनता है, ये हमेशा फॉरवर्ड बेस होता है। इमिटर बेस जंक्शन ऑलवेज विल बी फॉरवर्ड बेस, ये फॉरवर्ड बेस होता है। और बेटा जो कलेक्टर बेस जंक्शन बनता है, ये वाला जंक्शन जो बनता है, ये ऑलवेज विल बी रिवर्स बेस, ये रिवर्स बेस होता है। तो इसी फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस की वजह से इसमें से जो करंट होता है वो फ्लो करता है, करंट इसमें से गुजर के जाता है। तो थ्री टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से? एक इसमें टर्मिनल होता है इमिटर,
एक टर्मिनल जो होता है बेस और थर्ड वन इसमें टर्मिनल होता है कलेक्टर के नाम से। सो देयर आर 3 टर्मिनल इन अ ट्रांजिस्टर। द emitter and base of the transistor are connected in forward base and the collector base region is in reverse base। तो emitter base forward base में, collector base जो होता है ये reverse base में होता है। ये मैंने पहले आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिया। The forward base mean the P region of the transistor is connected to the positive terminal of the supply and the negative region is connected to the N terminal, and in reverse bias just opposite of it has occurred। अच्छा, अब आपको याद होगा फॉरवर्ड बैस और रिवर्स बैस जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर के शुरू में, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब नेगेटिव को एन टर्मिनल से जोड़ें, पॉजिटिव को पी टर्मिनल से जोड़ें, वो फॉरवर्ड बैस कहलाता है, और जब नेगेटिव को पी टर्मिनल से और पॉजिटिव को एन टर्मिनल से जोड़ें, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिवर्स बैस कहलाता है। तो अब इस केस में हमारे पास 2 जंक्शन हैं और उनमें से एक जो है वो फॉरवर्ड बैस होता है और दूसरा जो होता है बेटा वो रिवर्स बैस जंक्शन होता है। तो ये आप लोगों ने ये बातें यहाँ से माइंड में रख लेनी है। ये बेटा यहाँ से आप इसे इनपुट देते हो, ठीक है, इनपुट सिग्नल देते हैं यहाँ से, विच विल बी इनपुट सिग्नल जो होता है ये इस तरह से हो सकता है। ये इनपुट सिग्नल है मेरे पास, ठीक है ना, ये इनपुट सिग्नल देंगे यहाँ से आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, ये आउटपुट होगी, क्योंकि ये अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने आपको जैसे बताया कि ये जब आप इसे यहाँ से इनपुट आउटपुट देंगे तो अब ये आपके पास एम्पलीफाई होकर यहाँ से आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। ये एम्पलीफाई होके इस तरह से आपको क्या मिलेगी बेटा, यहाँ से आउटपुट जो होगी वो यहाँ से मिल रही होगी। सो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज़ नो करंट गेन बट हैज़ वोल्टेज गेन। अब कॉमन बेस जो होती है नो करंट गेन होता है यहाँ पे, जबकि सिर्फ इसमें क्या पाया जाता है, जस्ट वोल्टेज गेन होता है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन CC कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉमन कलेक्टर, इट हैज़ करंट गेन बट नो वोल्टेज गेन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, इसमें करंट गेन होता है बट नो वोल्टेज गेन। इसी तरह से कॉमन इमीटर, इट हैज़ करंट गेन एंड वोल्टेज गेन बोथ। तो इनमें ये 3 डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं ये इनमें मौजूद होते हैं बेटा। इन तीनों को भी आप लोगों ने यहाँ पे माइंड में रखना है, ठीक है ना, एक में करंट गेन, वोल्टेज गेन। तो इस तरह से इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन इमीटर की, कॉमन बेस की, कॉमन कलेक्टर की, तो ये बातें भी आप लोगों ने यहाँ से माइंड में रखनी है। फिर इन्हीं की बेस के ऊपर हम लोग अपना आगे जो इसकी थ्योरी होगी उसको डेवलप करते हैं। तो यहाँ से एक तो ये सीख लेना है आप लोगों ने कि इसको एम्पलीफायर के तौर पे कैसे यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ जी, ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की यहाँ पे ये डेरिवेशन दी गई है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, शॉर्ट नहीं बनता यहाँ से। इसको आप लोगों ने बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ही स्टडी करना है। तो इसकी ये डेरिवेशन जो हैं ये आप लोगों ने खुद करनी है। यहाँ से अब मैं इसको थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप लोगों ने इसकी जो ये डेरिवेशन हैं ये सारी की सारी खुद देखनी है। ये जो है ये वो करंट गेन आप लोगों के पास, IB का मतलब होता है बेस करंट, ये IC का मतलब होता है कलेक्टर करंट। ये बीटा जो है ये आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास गेन के लिए यूज़ होता है। बीटा जो है ये गेन के लिए यूज़ होता है। IB जो है ये बेस करंट होता है। ये यहाँ से MCQs भी बनता है कि IC जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB के बराबर। इसी तरह से IB की जगह पे उसकी कीमत पुट करेंगे बेटा। इस इक्वेशन के अंदर ये बीटा IB लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। IB की वैल्यूज़ ये हैं, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये हमने किसके लिए फाइंड आउट कर रखी हैं, IB के लिए फाइंड आउट कर रखी हैं। तो बीटा IB की जगह पे उसकी कीमत लिखें VBE/RIE, तो ये क्या बन जाएगा, IC या कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा VBE/IEE। तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, इसकी कलेक्टर करंट की वैल्यूज़ जो होंगी ये इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज
जैसे मैंने आपको उस फिगर में बताया था कि आपको आउटपुट मिलती है, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो VCE के बराबर होती है। बेटा VCE का मतलब आपके पास क्या होता है, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज एज डिटरमाइंड बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो VCC ये आप लोगों ने ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है ये यहाँ पे ये अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। ये आप लोग इसकी कैलकुलेशन ये कर लोगे, कैलकुलेशन इसकी खुद करनी है यहाँ से, ये आप लोगों ने ये यहाँ पे इसका प्रूफ भी करना है। गेन ऑफ एम्पलीफायर इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बराबर होता है बीटा RE ओवर RIE के। तो ये प्रूफ देख लेनी है यहाँ से बच्चे आप लोगों ने, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये आपने पुट करनी है। तो इसमें अगर कोई इशू है तो बताएं, हैंड रेज कर दें, हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई शेर अली हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करना यार इसकी ना। शेर अली, मोहम्मद आसिफ, हुसैन, अबरार, बेटा ये ट्राई करना। जी जी बेटा इसकी ट्राई करनी है आप लोगों ने ना, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग से देखेंगे ना तो कर लोगे इसको। अच्छा ये हमारे पास है कि चलो बेटा ये अब हमारे पास है, ये टॉपिक एक ऐसे हो जाएगा। दूसरा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अगला टॉपिक हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन देखें आप लोग यहाँ से ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर और OP एम्पलीफायर, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है OP AMPS, ठीक है ना, जिस तरह से भी आए हमने इसको सॉल्व आउट करना है। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज दे आर मोर कॉमनली कॉल्ड आर वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मतलब आपके पास जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थे, आजकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन उससे पहले हम एनालॉग को डिस्कस करते हैं जिसमें सर्किट ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो उसके अंदर ये उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ऐसे समझ लो। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये दो तरह से होता है। एक आप लोगों के पास इसमें होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ऐसे समझ लो कि इसकी 3 डिवाइसेस होती हैं, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, an operational amplifier is basically a 3 terminal device which consists of 2 high impedance input। ये बेटा इनपुट होती हैं 2 इनमें। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसके अंदर 2 इनपुट्स हैं। वन ऑफ द इनपुट इज़ कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट, उनमें से एक जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट कहलाती है, marked with the negative or minus sign। the other input is called non inverting input, और जो दूसरी है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहलाती है। तो ये आप लोगों के पास MCQs के तौर पर भी आप इसको माइंड में रख सकते हैं कि हमारे पास बेटा जो इन्वर्टिंग इनपुट होती है, इन्वर्टिंग इनपुट को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है बच्चे उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। So inverting input marked with the negative or minus sign, the other input is called non-inverting input marked with the positive or plus sign। और एक इसमें क्या होती है, आउटपुट होती है। तो आप लोगों के पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर कोई भी पूछ ले कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ 3 टर्मिनल, इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। फर्स्ट वन इज इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और लास्ट वन इज आउटपुट। इन्वर्टिंग के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव, नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और आउटपुट आपको क्या मिलती है, एंड पे जाके आपको इसमें आउटपुट जो होती है वो मिल रही होती है। तो बाकी इसकी डायग्राम दिखाई गई हैं, ये डायग्राम दिखाई गई है, ये डायग्राम दिखाई गई है, ये यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं बेटा, ये दिखाया गया है आपको, ठीक है ना, कि 2 इनपुट हैं, एक आउटपुट है। यहाँ पे आप इसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपने देखा होगा मुख्तलिफ सर्किट के अंदर लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर।
डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इस तरह के जो कंपोनेंट होते हैं ये लगे होते हैं। अब इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम देते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारे पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एक ये डायग्राम नीचे बनी हुई है, इस तरह की डायग्राम भी आपने अक्सर देखी होगी, डिवाइसेस के अंदर लगी होती है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक ये फंक्शन होता है हमारे पास। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हमारे पास क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग ना इसमें। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, लो होती है। और ओपन लूप गेन होता है इसमें। इसको हम बारी बारी स्टडी करते हैं कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। हाई इनपुट रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेशो ऑफ द इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। देखें फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ से आपने R की वैल्यूज़ निकालनी हो तो क्या होगा, V को I से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ से R मालूम करना है तो फार्मूला क्या बनेगा, R इज इक्वल टू V इधर ही रहेगा, I बेटा यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस बात को आप लोगों ने यहाँ से सीखना है। देखें, इट इज़ द रेशो ऑफ द इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। ये इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट क्या है, करंट। आर क्या है, रेशो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये उन दोनों के दरमियान जो रेशो है ये इस तरह से आ जाएगी। इट शुड बी इनफिनाइट विदाउट एनी लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम द सप्लाई टू द इनपुट्स, बट देयर विल बी अ फ्यू पिको एम्पेयर करंट लीकेज इन मोस्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है ना। तो इनपुट के ऊपर हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस इनपुट अप्लाई करते हैं, जो कि क्या करती है, जिसमें फ्यू मिली एम्पेयर जो करंट है सिर्फ वो क्या हो सकता है, लीक हो सकता है। दूसरा, ओके जी साहब। अच्छा, इसमें दूसरा लो आउटपुट रेजिस्टेंस को सीख लेते हैं। अब जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है बच्चे, इसमें अगर आप लोग देखें, द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुड हैव ज़ीरो आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है ना। ये इसमें आप लोगों से MCQs भी पूछा जा सकता है कि जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसकी जो इम्पीडेंस होती है वो कितनी होती है। तो अगर ये MCQs में आ जाए तो हम इसमें अंडरलाइन करेंगे कि जो आइडियल एम्पलीफायर होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसमें बेटा जो इम्पीडेंस होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुड हैव ज़ीरो आउटपुट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब ही रेजिस्टेंस होता है, ये पढ़ा है हमने कि 16वें चैप्टर के अंदर, कि इम्पीडेंस का मतलब ही बेसिकली रेजिस्टेंस ही होता है, विदाउट एनी इंटरनल रेजिस्टेंस, सो दैट इट कैन सप्लाई फुल करंट टू द लोड कनेक्टेड टू द आउटपुट। तो ये मतलब फुल करंट को क्या करती है, सप्लाई करती है। ऐसे समझ लो कि इनपुट से जितना भी करंट आता है, नो डाउट हमने वहाँ पे वो भी अप्लाई की होती है, रेजिस्टेंस अप्लाई की होती है, बट इनपुट से जितना भी करंट आता है वो यहाँ पे वेस्ट नहीं होता। आउटपुट के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस वेरी लो रखी जाती है और आपको यहाँ से क्या मिलता है, फुल करंट मिलता है आउटपुट रेजिस्टेंस के ऊपर। तीसरा इसमें है ओपन लूप गेन। ये क्या भला होती है, इसको देख लेते हैं। ये इसको रीड करें, इट इज़ रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स। ये हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के दरमियान क्या होती है, रेशो होती है, व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये उस वक्त जब इंटरनली इसके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, देयर इज़ नो इंटरनल कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट्स। तो ये आप लोगों के पास ओपन लूप गेन होती है। तो ये तीन इसमें बातें आप लोगों ने इसके करेक्टरिस्टिक्स में, ये तीन डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं ये माइंड में रहने चाहिए कि इनपुट रेजिस्टेंस विल बी हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी लो, और ओपन लूप गेन इसमें क्या होता है, यूटिलाइज होता है। चले जी।
अच्छा, अब इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं हम लोग, डिराइव एन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ले लिया हम लोगों ने, वोल्टेज गेन को हमेशा ए वी से डिनोट किया जाता है, ये फार्मूला जो है ये वोल्टेज गेन का है। अब वोल्टेज गेन क्या चीज़ होती है, आउटपुट और इनपुट के दरमियान रेशो को वोल्टेज गेन कहा जाता है। ये एम्पलीफायर लगा हुआ है यहाँ पे ना, ये सर्किट जो बना हुआ है बेटा, ये एम्पलीफायर का सर्किट है। यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, ये वी आई जो है ये इनपुट के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आउटपुट मिल रही है, ये इधर जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो इन टर्मिनल के ऊपर इनपुट अप्लाई करोगे, इस टर्मिनल पे आपको क्या मिलेगी, हमेशा आउटपुट जो होगी वो गेन होगी। ये एक रेजिस्टेंस लगा रखी है आप लोगों ने, ताकि इसको क्या किया जा सके, काउंटर किया जा सके करंट को यहाँ पे। तो फार्मूला क्या होता है, वी आउटपुट ओवर वी इनपुट, ये वोल्टेज गेन है बेसिकली ना, कंफ्यूज नहीं होना कि ए वी क्या चीज़ है। तो ए वी को हम क्या लेंगे, एज आ वोल्टेज गेन के तौर पे इसको यूटिलाइज करेंगे। ये किसकी रेशो होगी, आउटपुट ओवर इनपुट की रेशो होगी। तो इसको सॉल्व करें, वी आई माइनस वी वन इज इक्वल टू आई आर, और वी वन माइनस वी आउटपुट, ये ऐसे समझ लो इनपुट माइनस वी वन कहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे, ये इधर से अप्लाई होगा, ठीक है। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर आ जाता है। However, we know that an ideal operation amplifier has infinite input impedance। मैंने ये लास्ट स्लाइड में आपको ये बात बताई थी कि हमारे पास एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसकी इनपुट इम्पीडेंस जो होती है वो इन्फिनाइट होती है, ड्यू टू विच करंट फ्लोइंग इनटू द इनपुट टर्मिनल आर ज़ीरो। इनपुट टर्मिनल में से करंट वेस्ट ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहाँ से गुजरता ही नहीं है। गुजरता क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आउटपुट के ऊपर हमें क्या मिलता है, फिर मैक्सिमम वोल्टेज जो होती हैं वो मिल रही होती हैं। अच्छा, ये अब इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाले पोर्शन जो हैं ये आप लोगों ने देख लेने हैं खुद से ना।